हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस लेक्चर में हम अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और ये जानेंगे कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे किन किन टॉपिक्स पर था, जिनका डिटेल आपको इकोनॉमिक्स के आने वाले करेंट अफेयर्स के लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-21 की थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इसकी स्टार्टिंग ही एक श्लोक आपदी प्राण रक्षा ही धर्मस्थ प्रथमांकुरः से हुई थी। यह सर्वे कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित है। अब हमेशा इकोनॉमिक सर्वे के दो वॉल्यूम आते हैं। पहला वॉल्यूम जो होता है वह इकोनॉमिक ट्रेंड्स को दर्शाता है और दूसरा वॉल्यूम डाटा और जीडीपी, एक्सपोर्ट आदि से संबंधित स्टैटिक्स आंकड़े दिखाता है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे का फ्रंट पेज था उसमें कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स, इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी कर्व तथा रिस्क और अपॉर्चुनिटी को दर्शाया गया था। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2021 में -7.7% की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट देखी गई है और आगे 2022 में आने वाले साल में 11% की जीडीपी ग्रोथ देखी जाएगी वी शेप रिकवरी के माध्यम से। अब पिछले 17 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का करेंट अकाउंट सरप्लस 2% रहा है। इससे पहले तो हम हमेशा करेंट अकाउंट डेफिसिट को ही देखते थे। ये इंपोर्ट में होने वाली कमी के कारण देखा गया है। अब इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के लिए 5T स्ट्रेटेजी को अपनाया था: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टेक्नोलॉजी और ट्रेस। वित्त वर्ष 2020-21 में इकोनॉमी में पहली तिमाही में 23.9% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई और दूसरी तिमाही में 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। पैंडेमिक के चलते पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा भी की गई थी। साथ ही 3 कृषि अधिनियम भी चर्चा में रहे थे। पहला, फार्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब 4 प्रमुख श्रम कोड भी लाए गए थे इस समय, जिसमें वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अब कोयला क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन की अनुमति दे दी गई है। मतलब अब प्राइवेट पार्टनर्स भी कोयला खनन करेंगे। 10 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाई जा रही है। GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अवसंरचना विकास के लिए त्वरित लैंड प्रोवाइड किए जाएंगे। उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण में भी प्राइवेट पार्टनर्स को मौका मिलेगा। डिफेंस निर्माण में FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। अब इस सर्वे में इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल की बात की गई है, जिसमें अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और विकास दर के मध्य का अंतर बताया जाता है। अब IRGD का रेशियो जितना नकारात्मक होगा ना, तो उतना ही हमारे लिए ऋण कम करने में सहायक होता है वह। यह इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 1990 से 2000 के मध्य IRGD नेगेटिव ही रहा है। उसका कारण विकास दर में वृद्धि है। मतलब ये हमारे देश के लिए फायदे की बात है। यह हमारे देश को मंदी और आर्थिक संकट के दौरान भी राजकोषीय नीति को विस्तारवादी बनाने में सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति। इस फिनोमेना के अंतर्गत सरकार 2 काम करती है। जब आर्थिक विकास अच्छा हो रहा होता है तो अपने खर्च को सरकार कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि इन्फ्लेशन न बढ़ पाए। लेकिन जब आर्थिक मंदी का वक्त चल रहा होता है तो सरकार अपने खर्चों को बढ़ाती है और टैक्सेस को कम कर देती है। इसी तरह प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति से सरकार मार्केट रेगुलेशन करती है। पिछले 2.5 दशकों में भारत में उच्च विकास दर के कारण क्रेडिट टू GDP रेशियो कम हो गया है और यह अनुपात G20 और OECD देशों की तुलना में काफ़ी कम है। और भारत में बाहरी ऋण जो है ना, वह GDP का 2.7% है अभी। अब हम पहले देख चुके हैं कि भारत में अनुमानित विकास दर होगी 2021 में -7.7% और वी शेप रिकवरी के बाद होगी 2022 में 11.5%। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए क्रेडिट टू GDP रेशियो का अनुमान है
73.8%। अब जनवरी 2021 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $584.24 बिलियन है। अब हेल्थ सेक्टर में ई संजीवनी ओपीडी के बारे में बात करते हैं। ये टेलीमेडिसिन के लिए एक ओपीडी है। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि भारत में गैर संचारी रोगों के कारण डेथ्स जो हैं वह 65% है और वर्ल्ड में 71% होती हैं। स्वास्थ्य में गुणवत्ता और पहुंच रैंकिंग में भारत का स्थान 145वां है 180 देशों में से। निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल आउट पेशेंट 74% है और अस्पताल में भर्ती करने के बाद देखभाल 65% है। मतलब आउट पेशेंट देखभाल ही ज़्यादा होती है। अभी भारत में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ी है। हाल ही में इन पेशेंट केयर 12.7% से बढ़कर 18.5% हो गई है और आउट पेशेंट केयर 15.6% से बढ़कर 18.3% हो गई है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में भारत 179वें स्थान पर है 189 कंट्रीज में से। आगे जानते हैं रेगुलेटरी फोरबियरेंस के बारे में। सहनशीलता। रेगुलेटरी फोरबियरेंस आर्थिक विपत्ति के चलते ऋणग्राही को ऋणदाता द्वारा प्रोविजनल मॉनेटोरियम देना होता है। 2015 में यह नीति बंद कर दी गई थी, लेकिन 2020 में दोबारा शुरू की गई है। अब ज़ॉम्बी फर्म्स क्या होती है? तो ऐसे अनुत्पादक फर्म जो लोन वापस करने में सक्षम नहीं होते, फिर भी बैंक उन्हें रिस्क पर लोन दे देते हैं। इन फर्म्स को ज़ॉम्बी फर्म्स कहते हैं और बैंकों के द्वारा ज़ॉम्बी फर्म्स को दिए जाने वाले लोन को ज़ॉम्बी लैंडिंग कहते हैं। आगे इनोवेशन की यदि बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 10% का इजाफा करने पर उत्पादकता में 1.2% से 1.4% का इजाफा होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 48 थी 131 कंट्रीज में से, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रिलीज किया जाता है। अब वर्तमान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 0.7% खर्च किया जाता है, जिसे 2% करने का सुझाव दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। अब याद रखिएगा एक चीज़ कि इकोनॉमिक सर्वे सुझाव देता है सरकार को, लेकिन इन सुझावों को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। आगे बिजनेस सेक्टर द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का 37% योगदान है, जिसे बढ़ाकर 68% करने की ज़रूरत है। अब वर्तमान में ना भारतीयों के द्वारा पेटेंट दायर करने की दर 36% मात्र है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉराइजन प्रॉब्लम क्या होती है वह जानते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पब्लिक गुड्स के जो फायदे होते हैं वो वोट्स देने वाली जनता के पास इतनी देरी से पहुंचते हैं कि तब तक दूसरे चुनाव आ जाते हैं। इसे ही होराइजन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जनता को जल्दी अपने सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में 2018 के आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना का भी उल्लेख है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स शहरी और ग्रामीण परिवारों तक कितनी बुनियादी ज़रूरतें पहुंच पा रही हैं उन्हें नापता है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स 5 आयाम को लेकर 26 संकेतकों पर आधारित है। ये 5 आयाम जल, स्वच्छता, घर, माइक्रो एनवायरनमेंट आदि हैं। अब आगे कोरोना के लिए भारत ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति अपनाई थी। 2020-21 में वैश्विक जीडीपी में $9 ट्रिलियन की गिरावट आई है। हैंसेन एंड सार्जेंट रणनीति के आधार पर भारत में स्वस्थ जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हैंसेन और सार्जेंट रणनीति जो है ना वह 2001 में सामने आई थी, जो बताती है कि हमें सबसे खराब टाइम में नुकसान कम करने की रणनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा भारत ने 4 आयामों वाली रणनीति भी अपनाई, जिसमें आते हैं कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म। राजकोषीय विकास के लिए भारत की रणनीति की बात करें तो फ्रंट लोडेड बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जगह भारत ने कैलिब्रेटेड अप्रोच को अपनाया। लॉकडाउन लगाकर वित्तीय संसाधनों को बर्बाद होने से बचाया, खाद्य सब्सिडी प्रोग्राम चलवाया, जीएसटी संग्रह को बढ़ावा दिया और पूंजीगत व्यय पर केंद्रित व्यय की नीति अपनाई। फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 के बारे में जानते हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम के लिए होगा, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा करदाताओं को, आयकर अधिकारियों को और आवंटनकर्ताओं को। अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सिस्टम न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। यह ई अपील पर कार्यवाही के लिए सर्वोच्च निकाय होगा।
अब भारत के व्यापार संतुलन की बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि इस वर्ष किन किन मदों में अनुकूल व्यापार संतुलन रहा भारत के पक्ष में। ये मद हैं लिक्विड फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल, मरीन प्रोडक्ट, आभूषण, परिधान, लौह इस्पात, पेट्रोलियम, बासमती राइस आदि। और अनुकूल व्यापार संतुलन किन देशों के साथ रहा? यूके, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, कतर, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के साथ। इनके अलावा यह भी जानते हैं कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन किन के साथ रहा और किन क्षेत्रों में रहा। कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, कोयला, टेलीकॉम, कच्चा प्लास्टिक, कोक, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के मामले में। आगे देखते हैं टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी थी भारत की, जहां भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। यूएसए, चाइना, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, यूके, मलेशिया, नीदरलैंड और नेपाल। इसके अलावा टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ की थी? तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमने किया था चाइना, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया, कोरियन रिपब्लिक, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड से। अब एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, वह वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। पहले पर आता है चीन और दूसरे पर आता है इटली। फार्मा निर्यात में भारत 11वें स्थान पर रहा है। आगे बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। ये टोटल 17 SDG गोल्स हैं जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। अब भारत में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 2005 की तुलना में जीडीपी के 30-35% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीसी का जो लक्ष्य है वह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। एसडीजी के भारत में मुख्य बिंदु हैं VNR, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। ये सारे गोल्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर फोकस करते हैं। अब हाल ही में COP25 का शीर्षक था चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। यहाँ विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर फोकस किया गया था। वैश्विक जोखिम सूचकांक के अनुसार पूर्वी तट पर बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात में भारत ने लगभग $37 बिलियन का खर्च किया है। वहीं 2019 में भारत में 42% लैंड ने सूखे का सामना किया है। अब आगे जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में यह इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में भी एग्रीकल्चर सेक्टर को सिल्वर लाइनिंग इन इकोनॉमी कहा गया है क्योंकि इसका उत्पादन अधिक रहा। अब इस क्षेत्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि का आवंटन किया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू की गई। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई और टॉप से टोटल तक अप्रोच अपनाई गई। अब विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत अंडे के उत्पादन में 3रे स्थान पर रहा। मछली के उत्पादन में 2रे स्थान पर रहा। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कंट्रीब्यूशन 7.58% है और मांस उत्पादन में भारत 5th स्थान पर रहा। अब आगे बात करते हैं उद्योग और अवसंरचना के बारे में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में IIP में भारत ने -1.9% की नेगेटिव वृद्धि दर्ज की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत के स्थान 63rd था। कपड़ा और वस्त्रोद्योग का योगदान जीडीपी में 2% का मात्र है। अब 2020 से 25 तक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से इसे विकसित करेंगे। परिवहन क्षेत्र की बात करें तो इसका योगदान जीडीपी में 4.6% रहा, जिसमें 4.6% में भी सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन का 67% योगदान रहा। सिविल एविएशन में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को घर लाया गया। परिवहन में बंदरगाह और नौवहन क्षेत्रों का योगदान भी है और भारतीय रेलवे विश्व का 3रा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके बाद उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में टेलीकॉम, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पावर सेक्टर आते हैं। अब सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं तो यह जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 54%।
2020-21 में जीवीए में 8.8% की कमी अनुमानित है सर्विस सेक्टर में, जो कि 2019-20 में 16% की कमी के साथ थी। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत 9th पोजीशन पर रहा। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में 72% की गिरावट देखी गई, जिसमें सर्वाधिक पर्यटक भारत में आए बांग्लादेश से, फिर यूएसए से और फिर यूके से। और पर्यटकों को सर्वाधिक रूप से आकर्षित किया था उत्तर प्रदेश ने, फिर तमिलनाडु ने, फिर आंध्र प्रदेश ने। और उसके बाद सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पर्यटन क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 5% रहता है। आगे भारत यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 34th स्थान पर रहा। अब आज के लास्ट टॉपिक में सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में ऑनलाइन शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या, मनोदर्पण, सरीखे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रज्ञा दिशा निर्देश आदि को लॉन्च किया गया था। सामाजिक क्षेत्र में कुल प्रजनन दर भारत में 1991 में थी 3.6%, जो अब 2018 में घटकर 2.2% रह गई है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या में 113 है। ये आंकड़े 2016 से 18 के मध्य के हैं। और शिशु मृत्यु दर 1000 नवजात जीवित बच्चों में से 36 है। साथ ही अब जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया था, जिसमें गोवा राज्य में यह योजना 100% रूप से लागू कर दी गई है। तो ये कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में।